तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प और कहूंगी काफी डरावनी कहानी है। हाँ। नाम है द 3.17 AM कनेक्शन। कहानी बहुत सीधी सी है। एक लड़का है राहुल और उसे हर रात ठीक 3:17 पर एक फोन आता है। और फोन उसकी माँ का होता है। हाँ, और इसमें अजीब बात यह है कि उनकी मौत 2 साल पहले हो चुकी है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटी सी कहानी इतना गहरा असर क्यों छोड़ती है। मतलब इसमें ऐसा क्या है जो इतना डराता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कहानी किसी एलियन या मॉन्स्टर पर नहीं है। नहीं, ये हमारे अपने जाने पहचाने डरों पर आधारित है। जी, जैसे किसी अपने को खोने का दुख, या फिर हकीकत और वहम के बीच की वो जो धुंधली सी लकीर होती है। सही। यहाँ तक कि वो जो 3.17 का समय है ना, वो भी खुद में किरदार बन जाता है। हर रात खौफ की एक दस्तक। हाँ, और कहानी की शुरुआत भी तो वहीं से होती है, एकदम बेचैन करने वाली। हर रात ठीक 3:17 राहुल की नींद खुलती है। दिल तेजी से धड़कता है। और कमरे में एक अजीब सी ठंड फैल जाती है। और फिर फोन बजता है। ये बहुत चालाकी से लिखा गया है। मतलब डर की वजह कोई भूत नहीं है जो अचानक सामने आ गया। नहीं, डर की वजह एक फोन कॉल है, और वो भी माँ का। माँ का नाम तो वो सुरक्षा से जुड़ा होता है ना। बिल्कुल, पर यहाँ उसी को डर का जरिया बना दिया है। हाँ, और जब वो कांपते हाथों से फोन उठाता है और दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज आती है, टूटी हुई भारी सांसें। वो सीन तुरंत माहौल को बहुत तनावपूर्ण बना देता है। और वो जो अजीब सी ठंड का जिक्र है, हाँ, वो सिर्फ एक हॉरर कहानी का मतलब एक ट्रोप नहीं है। वो शायद राहुल के अंदर का जो तूफान है, उसका अकेलापन है, उसके दुख की ठंडक है। बिल्कुल। कहानी यहाँ सिर्फ भूत प्रेत तक सीमित नहीं है, वो दुख और सदमे को एक डरावने रूप में दिखा रही है। और इसीलिए शायद पाठक किरदार से तुरंत जुड़ जाता है। हाँ, क्योंकि ये डर कहीं ना कहीं हम सब के अंदर है कि अगर कोई अपना जो चला गया वो वापस आए, लेकिन इस तरह से। ठीक है, तो कहानी ने दुख को डर का आधार बना दिया, पर फिर आता है पहला बड़ा मोड़। हाँ, जहां से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ती हैं। फोन पर माँ की आवाज चेतावनी देती है, जो भी हो दरवाजा मत खोलना। और ठीक उसी पल दरवाजे पर खुरचने की आवाज आती है, नाखूनों से, दस्तक भी नहीं। ये एक शानदार मोड़ है, क्योंकि ये भरोसे के साथ खेलता है। मतलब अभी तक हम सोच रहे थे कि फोन पर माँ की आत्मा है जो शायद मदद करना चाहती है, पर फिर वही आवाज कहती है वो मैं नहीं हूँ। और तभी दरवाजे के नीचे से वो साया, एक लंबा टेढ़ा मेढ़ा साया कमरे में आता दिखता है। हाँ, अब सवाल ये है कि भरोसा किस पर किया जाए, फोन वाली आवाज पर या उस चीज पर जो दरवाजे के बाहर है। और लेखक हमें इसी कंफ्यूजन में छोड़ देता है। इसी को तो कहते हैं मनोवैज्ञानिक हेरफेर। एक भरोसेमंद स्रोत, माँ की आवाज, और उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। बिल्कुल, एक आवाज चेतावनी दे रही है, दूसरी बाहर खड़ी है। ये राहुल को ही नहीं, पढ़ने वाले को भी एक तरह से पंगु बना देता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो साया किसी राक्षस जैसा नहीं है। नहीं, उसे एक नकलची, एक मिमिक की तरह दिखाया गया है, जो किसी की पहचान चुरा लेता है। और ये डर तो किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि ये आपकी यादों को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो अब कहानी में एक साया है और दो उल्टे संदेश। यहाँ से खौफ और बढ़ता है। हाँ, अब लेखक डर को एक खेल में बदल देता है। खेले? हाँ, फोन पर माँ की आवाज इस खेल का एक नियम बताती है। वो कहती है, वो मेरी आवाज इस्तेमाल कर सकता है, मेरी शक्ल भी, पर उसकी परछाई नहीं होती। अच्छा, तो अब हमें खतरे से बचने का एक नियम मिल गया। ये तो हॉरर फिल्मों जैसा है। जैसे राक्षस को सिर्फ चांदी से मार सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये हमें एक झूठी सुरक्षा की भावना देने के लिए है कि चलो अब दुश्मन की कमजोरी पता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत चालाक मनोवैज्ञानिक चाल है। कैसे? ये नियम हमें एक पल के लिए राहत देता है कि शायद अब राहुल बच सकता है। लेकिन ये राहत सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि जैसे ही राहुल को ये नियम पता चलता है, उसे एहसास होता है कि कोई चीज उसके ठीक पीछे खड़ी है और उसकी कोई परछाई नहीं है। वो राहत एक सेकंड में खौफ में बदल जाती है। और फिर वो शीशे वाला सीन आता है। मुझे लगता है वो कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। हाँ, शीशे पर अचानक दरार आ जाती है और उसमें राहुल को अपनी माँ का चेहरा दिखता है, पर उसकी आंखें पूरी काली हैं और मुंह जरूरत से ज्यादा चौड़ा। ये बहुत परेशान करने वाला विजुअल है। बिल्कुल, क्योंकि ये माँ की उस आरामदायक सुरक्षित छवि को पूरी तरह तोड़ देता है, उसे एक भयानक रूप दे देता है।
तो लेखक ने पहले हमें नियम बताकर उम्मीद दी और फिर उस उम्मीद को इतनी बुरी तरह से तोड़ा कि हम पूरी तरह निहत्थे महसूस करते हैं। अब वो रहस्यमयी चीज राहुल के सामने है और वो जो कहती है वो कहानी को एक नई ही दिशा में ले जाता है। हाँ, वो कहती है, मैं वो हूं जो 317 पर तुम्हारी माँ के साथ आया था। ये उस चीज को सीधे माँ की मौत के पल से जोड़ देता है। और यही कहानी एक बहुत गहरा सवाल उठाती है। अब तक डर बाहरी था, है ना, कोई अनजान ताकत हमला कर रही थी। हाँ। लेकिन अब वो चीज बताती है कि राहुल ने उसे खुद न्योता दिया था। खुद न्योता दिया था? कैसे? अस्पताल में जब उसकी माँ की मौत हुई थी तब उसने रोते हुए कहा था, काश मैं तुम्हारी जगह चला जाता। ओहो। कहानी के मुताबिक उसी कमजोरी के पल में राहुल ने अनजाने में उस चीज को बुला लिया था। तो इसका मतलब जो असली राक्षस है वो राहुल का अपना अपराध बोध और पछतावा है? शायद। ये तो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। बिल्कुल। अब ये एक भूत की कहानी कम और दुख से पैदा हुए एक मानसिक आतंक की कहानी ज्यादा लग रही है। अब ये सवाल उठता है कि क्या वो चीज सच में कोई बाहरी शक्ति है या ये राहुल के अपने दिमाग की उपज है? और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ देती है। और यही से और ज्यादा डरावना बनाता है ना? हाँ, क्योंकि बाहरी दुश्मन से तो लड़ा भी जा सकता है, पर अपने ही दिमाग से कैसे लड़े? और फिर आता है कहानी का अंत, सबसे बड़ा मोड़ जो सब कुछ उलट पुलट कर रख देता है। हाँ, क्लाइमैक्स। घड़ी में समय वापस 3:17 हो जाता है। फोन पर लिखा आता है नेक्स्ट कॉल यू। और राहुल को महसूस होता है कि अब आवाज उसके अपने मुंह से निकल रही है, पर शब्द उसके नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये वो पल है जहां भ्रम और हकीकत की सारी दीवारें गिर जाती हैं। और फिर लेखक अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंकता है। वो शीशे वाला सीन। हाँ, राहुल को शीशे में अपना कमरा नहीं बल्कि अस्पताल का एक कमरा दिखता है। और बिस्तर पर उसकी माँ नहीं, वो खुद लेटा हुआ है, ट्यूब से गिरा हुआ है। और एक डॉक्टर की आवाज आती है, टाइम ऑफ डेथ 3:17 AM। बाप रे। तो इसका मतलब राहुल मर चुका है और ये पूरी कहानी वो सब राहुल के मरने के ठीक बाद का अनुभव है। मतलब वो एक आत्मा है, एक आत्मा जो अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही है और उसी 3.17 के पल में उसी अस्पताल के कमरे के भ्रम में फंसी हुई है, एक लूप में। तो वो चीज वो उसे डरा नहीं रही थी? शायद नहीं, शायद वो उसे सच्चाई का सामना करा रही थी। वो शायद मृत्यु का ही रूप थी, जिसे राहुल ने अनजाने में काश मैं तुम्हारी जगह चला जाता कहकर न्योता दिया था। और मृत्यु ने उसका न्योता स्वीकार कर लिया। तो फोन पर जो लाइफ से अनगिनत मिस्ड कॉल्स थी, उनका क्या मतलब है? वो मिस्ड कॉल्स दिखाती हैं कि वो जिंदगी से कितना दूर जा चुका था, कि जिंदगी उसे बुलाती रही पर वो अपने दुख और भ्रम में इतना खो गया कि उसने वो कॉल्स कभी नहीं उठाई। हाँ, और अंत में जब उसकी माँ की असली शांत आवाज आती है, बेटा अब घर चलो, वो उसके इस भ्रम के टूटने का संकेत है। बिल्कुल। वो कहानी का सबसे भावुक पल है जहां डर खत्म होता है और एक तरह की शांति मिलती है। वाह। तो मतलब ये कहानी डरावनी फोन कॉल्स, साए, इन सब जाने पहचाने तरीकों का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन अंत में एक ऐसे मनोवैज्ञानिक मोड़ से सब कुछ बदल देती है जो दुख और अपराध बोध पर आधारित है। बिल्कुल। और यही उस सवाल का जवाब है जो हमारे लिसनर ने पूछा था। ये कहानी इसलिए असरदार है क्योंकि ये बाहर के भूतों से नहीं, हमारे अंदर के डर से बात करती है। सही कहा। अगर हम इसे बड़े पैमाने पे देखें तो ये कहानी सिर्फ भूतों के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि दुख हमें कैसे एक जाल में फंसा सकता है, कैसे हमारे अपने शब्द ही पलटकर हमें परेशान कर सकते हैं। और वो 3:17 का समय वो सिर्फ एक डरावना समय नहीं है। नहीं, वो पल है जब राहुल की जिंदगी खत्म हुई और उसके इस भ्रम का चक्रव्यूह शुरू हुआ। लेकिन कहानी का अंत एक और सवाल छोड़ जाता है जो मुझे काफी परेशान कर रहा है। कौन सा? कहानी के अंत में लिखा है कि अगली सुबह पुलिस को राहुल का शव मिलता है और कहीं दूर किसी और का फोन वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। हाँ, और ये इस कहानी को और भी ज्यादा भयावह बना देता है। ये एक इशारा है कि ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, ये एक चक्र है। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर हर रात 3:17 बजे होने वाली ये घटना एक चक्र है जो दुख और अफसोस से शुरू होता है, तो क्या राहुल का अंत ही किसी और की कहानी की शुरुआत है? और क्या उस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता है, या ये अफसोस का एक अंतहीन सिलसिला है जो एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक चलता रहता है?